हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिसका कोड है बी ओ KVE 301। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू या शॉर्ट में ह्यूमन वैल्यू है, ये हमारे बी फार्मा में भी पेपर इसका होता है। मतलब जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं जो AICTE से अप्रूवल हैं, उनमें से कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हमारा हो गया तो उसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का पेपर एक होता है, जिसको पास करना कंपलसरी होता है, बिना इसके डिग्री हमारी रुक जाती है। और इसमें हम आज देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन हमारा है फिजिकल फैसिलिटी से रिलेटेड। ठीक, फिजिकल फैसिलिटी क्या है, शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल फैसिलिटी इज डिजायर एंड वांट व्हिच आर डू विथ फिजिकल थिंग्स कार्ड फिजिकल फैसिलिटी। ठीक, यहाँ बेसिक बता दिया और इसको बाद में डिस्कस करें। अभी देखिए आगे जो लिखा है यहाँ पे, तो फिजिकल फैसिलिटी क्या है, जो भी फिजिकल थिंग होती हैं, जैसे हमारा रोटी, कपड़ा, मकान और गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, ये जो फिजिकल थिंग्स होती हैं ये हमारी फिजिकल फैसिलिटी होती है। ठीक है, इन्हीं को हम फिजिकल फैसिलिटी कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अगर शॉर्ट में आता है तो उसका अपने थॉट्स बना के लिख सकते हैं। बाकी ये PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। विश्वास रिलेशनशिप की संबंध की फाउंडेशन वैल्यू कैसी है। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जानते हैं ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट मतलब हिंदी विश्वास। विश्वास इज द फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप। संबंध में विश्वास हमारा एक फाउंडेशन वैल्यू है। टू बी एज्यूम दैट ईच ह्यूमन बींग इनहेरेंटली वांट वन सेल्फ एंड अदर टू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस इन इज नोन एज ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट क्या है पहले समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा फ्रेंडशिप होता है, तो फ्रेंडशिप में भी एक ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट कैसे होता है, जब हम उसके साथ किसी दूसरे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसको जानते हैं डीप में वो कैसा है, फिर उसके बाद हम ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट रिलेशनशिप में कैसे जरूरी है ये इसमें समझा दिया है। ठीक, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके आओ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बता देना है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस इज हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ माई बीइंग एंड 4 लेवल इज इंडिविजुअल फैमिली। मतलब यहाँ पे बताना है कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस की कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। तो खुशी कैसे मिलती रहे कंटिन्यू मैनर में, या कंटिन्यू खुशी मिल रही है, इसका मतलब क्या है। मतलब अगर जैसे हमारे 4 ऑर्डर होते हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑर्डर खुद का, फैमिली ऑर्डर, सोसाइटी ऑर्डर, नेचर ऑर्डर। अगर इन सभी ऑर्डर में हमारा क्या है, हारमोनी का क्रिएशन है। हारमोनी मतलब जो हमको चाहिए होता है वो हमको मिल रहा है, या फिर हम बोलते खुशी हमको मिल रही है इन सभी लेवल्स में, तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस हमारे लाइफ में चल रही है। ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संयम एंड केयर। संयम और केयर में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो संयम क्या होता है, संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपना संयम बना के रखो। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, या जैसे कहते हैं कि जंक फूड को अवॉइड करो, उसमें संयम करो। जब कोई आदमी बीमार उमार होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, संयम का एग्जाम्पल देख लें तो बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू मी। बॉडी हमारे अनुसार काम करती है, मतलब आई के अनुसार, मतलब माइंड के अनुसार काम करती है। ये हमारा संयम का एग्जाम्पल हो गया, सेल्फ कंट्रोल। ठीक, दूसरा टाइप आता है केयर, दूसरे तरफ में। तो केयर क्या होता है, केयर जैसे कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, या हमारे लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा है, या हमको कुछ अच्छा सलाह दे रहा है, वो हमारी केयर कर रहा है। जैसे फैमिली केयर टू अस, फैमिली हमारी देखभाल करती है। ठीक है, वो हमको हैप्पी करने के लिए और हमारे लाइफ को सुटेबल करने के लिए हमारी केयर करती है, और हमको सभी चीज़, फूड हो गया, अच्छे संस्कार हो गए, और अच्छे सी फैसिलिटी जो हो गई वो हमको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे संयम और केयर में डिफरेंस हो गया। पांचवा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स। इथिक्स का नीड क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि इंडिविजुअल लेवल पे इथिक्स का क्या रोल है। ठीक, बता देना है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले यहाँ मेन चीज होता है शॉर्ट आंसर, पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इंडिविजुअल लेवल पे हमारे लाइफ में इथिक्स का क्या रोल है। तो यहाँ बता देना है, इथिक्स एंड वैल्यू मेक एन इंडिविजुअल अवेयर दैट चॉइस। ठीक, जो इथिक्स होता है, पहले इथिक्स समझ लेते हैं। इथिक्स का मतलब होता है कोई नीति या कोई विधि या कोई विधान। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी नियम कानून होता है उसको हम इथिक्स कहते हैं, जनरल शब्दों में समझिए अगर। ठीक, तो यहाँ कहा गया है
कि इथिक्स मेक एन इंडिविजुअल अवेयर, हमको स्वाभाविक रूप से या स्व वो बनाता है, अवेयर बनाता है हमारी उत्सुकता को, ठीक है, मतलब हमको एक कॉन्शियस प्रोवाइड करता है एथिक्स हमारा। हैव कॉन्स्टिक्वेंस बोथ देमसेल्फ एंड अदर्स, ठीक। तो दस इथिक्स एंड वैल्यू बिल्ड, तो एथिक्स हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ बताना कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है या मेन चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो हमको लीडरशिप स्किल प्रोवाइड करता है, अगर हम इथिकल हैं, हम इथिक्स काम कर रहे हैं तो हम लीडरशिप है, ठीक है, हमारा विधान अगर अच्छा है तो हम लीडरशिप स्किल है हमारे पास, हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और जो हम इथिकली डिसीजन लेंगे वो भी हमारा इंप्रूव होगा। और प्रोवाइड लॉन्ग टर्म गेन, और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकते हैं। आल्सो इथिक्स एंड वैल्यू हेल्प इन सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड, और जितने भी हमारी बेसिक ह्यूमन नीड होती है, अगर हम इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उससे हमारे जीवन की जो बेसिक नीड्स होती है वो हमारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, हमारी क्लियर हो जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचर सबमर्ज इन स्पेस। एक शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें ये बताना है कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, स्पेस में सबमर्ज है या डूबी हुई है या उसके अंदर है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं नेचर क्या होता है, नेचर मतलब हमारा एग्जिस्टेंस, मतलब जिसमें आने जाने की प्रक्रिया लगी होती है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, किसी चीज़ का विनाश होता है, ठीक है, वो प्रक्रिया लगी होती है। और प्लस जो नेचर है, नेचर की एक यूनिट होती है, नेचर का एक अंत होता है, एक लिमिटेड स्पेस होता है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस होता है, तो अंतरिक्ष होता है, वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि existence or coexistence is the unit of submerge in space, every unit in existence related with every unit order, और unit in existence is mutually fulfill manner, ठीक। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे लिख देना है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचर सबमर्ज, यहाँ लिखना है कि नेचर स्पेस में सबमर्ज है, एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ मैंने बता दिया कि स्पेस जो है वो उसका कोई अंत नहीं है, नेचर का एक अंत है, और नेचर स्पेस में सबमर्ज ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंस ये भी आ रहा है कि जो नेचर है, नेचर में आने जाने की प्रक्रिया है, मतलब एग्जिस्टेंस वाली प्रक्रिया है। कोई आदमी आ रहा है, वो अपना जीवन काल यहाँ व्यतीत कर रहा है, फिर उसका एक समय आने पे वो निश्चित समय बाद वो चला जा रहा है, फिर स्पेस में विलुप्त हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जिस मिट्टी से बने हुए उस मिट्टी में मिल जाना, ठीक वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया। और जो स्पेस है, स्पेस अनलिमिटेड है, कोई अंत नहीं है। और यहाँ देख लेते क्या लिखा है, synergy the intrinsic to existence harmony is inherent and existence we do not have create। और यहाँ बताया गया है कि जो नेचर होता है, नेचर में हम कुछ ना क्रिएट कर सकते हैं, ना कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना कुछ हम उस तरह का परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। समझ गए होंगे ये। सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन से आप क्या समझते हैं। तो अगर हिंदी देखें एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का, तो इसका मतलब होता है प्रायोगिक सत्यापन, ठीक। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का अगर हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है प्रायोगिक सत्यापन। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ए साइंटिफिक फाइंडिंग ऑब्टेन्ड यूजिंग कंप्यूटराइजेशन मेथड बाय परफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन दैट डू नॉट रिले ऑन इंटेंसिव यूज। यहाँ पे क्या बताया गया है देख लेते हैं सिंपल में, कि जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन होता है, यहाँ पूछा गया एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन से आप क्या समझते हैं। तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन का जो रिजल्ट होता है वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, हमारे एनालिसिस पे बेस्ड होता है, या हमारे इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होता है, जिसको हम खुद अनुभव करके कोई डिसीजन लेते हैं, वो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, या जिसको हम सेल्फ वेरीफाई करते हैं, वो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो समझ गए होंगे। और यहाँ पे लिख देना है एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन का हिंदी क्या होता है, प्रायोगिक सत्यापन, सत्यापन, ठीक। ये हो गया सातों क्वेश्चन। अब आता है आठों क्वेश्चन। आठों क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मेन रीजन दैट वन शुड गो सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या रीजन है कि हमको या सबको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते समय, या कोई भी नया चीज़ सोचते समय, या कोई नया चीज़ करते समय हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्यों करना चाहिए, यहाँ थोड़ा समझा देना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जनरल हिंदी जिसका मतलब होता है आत्म परीक्षण, खुद का परीक्षण करना या आत्म परीक्षण करना है। तो क्या देता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन गिव यू एन आइडिया ऑफ हु यू आर, ठीक है। जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमको आइडिया मिलता है कि हु यू आर रियली, तुम वास्तव में क्या हो। व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो वास्तव में। और व्हाट यू लाइक, तुम क्या पसंद कर रहे हो। व्हाट यू आर कंफर्टेबल, क्या आप जहाँ पे हो वो कंफर्टेबल है, जब आप करने जा रहे हो वहाँ आप कंफर्टेबल रहोगे। एंड विथ वेयर यू वांट टू गो, और अपने जीवन का, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो आप करना क्या चाहते हो कोई भी चीज़ सोचते समय। तो ये सब हमारा किस पे बेस्ड है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है, ठीक। जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगे अपने आंसर के। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन आता है
लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। यहाँ 3 डिफरेंस बताना है जिसमें बॉडी की और आई की नीड्स को डिस्कस करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहला है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम में आई में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और बॉडी में क्या होता है, टेम्परेरी होता है। नीड की बात करें, ठीक। और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी, जैसे टाइम की यहाँ बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल तो समझ लें, आई के लिए कंटिन्यूस क्यों होता है टाइम का रिक्वायरमेंट। जैसे हम मान लीजिए हैप्पीनेस है, आई में क्या आता है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होता है, हमको परमानेंटली रिक्वायरमेंट होता है, हमारा मन चाहता है हमेशा खुश रहे, ठीक। हमारा मन हमेशा खुश रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता, कुछ उसकी क्योंकि वो फिजिकल थिंग्स के बारे में ज़्यादातर सोचता है तो वो रह नहीं पाता, वो हमेशा क्या चाहता है, हैप्पीनेस रहने के लिए। और बॉडी क्या चाहती है, जैसे हमारा टेम्परेरी बेसिस पे इसका टाइम होता है, जैसे बॉडी के लिए अगर कोई चीज़ आ गई, जैसे हमें एक लिमिटेड कपड़े पहन लिए, ठीक है, तो टेम्परेरी बेसिस पे पहनेंगे, जब वो खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, फिर इसको बदल देंगे और नया पहनेंगे, या जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना हम कपड़े वगैरह पहनेंगे, ठीक है। तो टाइम में देखें तो हमारा जो आई है तो कंटिन्यूस होता है और बॉडी टेम्परेरी होता है। क्वालिटी में देखें तो, अगर सॉरी क्वांटिटी में देखें तो हमारा जो आई है, तो आई जो है तो क्या कौन सा बेस्ड है, क्वालिटेटिव बेस्ड है, क्वालिटी पे बेस्ड है, ना कि क्वांटिटी पे बेस्ड है। तो आई है हमारा क्या है, क्वालिटेटिव बेस्ड है, ठीक है, ना कि क्वांटिटी पे बेस्ड है। और जो हमारा बॉडी है तो क्वांटिटी पे बेस्ड है, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी चाहता है। जैसे हम लोग खाना खाएंगे, खाना जब तक खाएंगे तब तक हमारा पेट भर जाएगा, जहाँ पेट भर गया उसके बाद हम खाना नहीं खा सकते। तो बॉडी के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए, ठीक। एक्टिविटी की बात करें तो आई में हमारे डिज़ायर होता है, थॉट्स होता है और एक्सपेक्टेशन होता है। मतलब कुछ हमारे जो दिमाग क्या क्या चलता रहता है, कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं, कुछ विचार चलते रहते हैं, कुछ उम्मीदें चलती रहती हैं। और वैसे ही हम अगर बॉडी में बात करें तो बॉडी में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, जैसे हम खाते हैं, चलते हैं, और मान लीजिए व्यायाम वगैरह करते हैं, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी या बॉडी की एक्टिविटी होगी। तो यहाँ हम 3 डिफरेंस जान लिए कि नीड ऑफ सेल्फ एंड नीड ऑफ बॉडी में कौन कौन से होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिस्ट एनी 3 एक्टिविटी ऑफ सेल्फ। द 3 एक्टिविटी ऑफ सेल्फ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है या सेल्फ है उसकी 3 एक्टिविटी को डिस्कस करना है, उसी से थोड़ा रिलेटेड है, क्वेश्चन 9 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन 10। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी कौन कौन सी आई बता देते हैं। गेट ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, आई क्या चाहता है, हमेशा रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस चाहता है। और आई में कौन सी एक्टिविटी होती है, इमोशनल एक्टिविटी होती है। बॉडी हमारी इमोशनल तो हो नहीं सकती, हमारा मन इमोशनल होता है किसी की भावनाओं को देख के, ठीक है, तो इमोशनल एक्टिविटी हमारी होती है। और तीसरा हमारे मन में कौन सी एक्टिविटी होती है, रीडिंग करने की एक्टिविटी होती है, लर्निंग कैपेसिटी हमारे मन में होती है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देख ली सेल्फ की। पहला है ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, दूसरा है इमोशनल एक्टिविटी, तीसरा है रीडिंग एंड लर्निंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11 या 11th। तो उसमें क्या बताना है, डिफरेंट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एनिमल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है। तो लेस एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ठीक है। जो पहला एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसमें सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, या फिर जो एनिमल है तो केवल अपने फिजिकल फैसिलिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं, सोचने की क्षमता बहुत कम होती है। और एनिमल जो है वो ना रिस्पेक्ट मांगते हैं, ना कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, वो अपने फिजिकल फैसिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक डिफरेंस है कि एनिमल हमारा फिजिकल फैसिलिटी के लिए चाहता है, और दूसरी साइड हमारा जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है, उसमें हाई एबिलिटी होती है थिंक करने की। और वो क्या करता है, उसको फिजिकल फैसिलिटी, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान चाहिए चाहिए, लेकिन उसको मेंटल हैप्पीनेस भी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, और भी चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी हैं उस चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है, डिफाइंड संयम एंड स्वास्थ्य। संयम और स्वास्थ्य क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो जो हमारा संयम होता है, संयम का मतलब अभी डिफरेंस ऊपर देख रहे हैं, संयम रेफर टू सेल्फ कंट्रोल, उसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, किसी पे संयम रखना, किसी पे लिमिटेड रखना, किसी पे कंट्रोल करना, वो हमारा संयम हो गया। और संयम किस पे अलाउ होता है, सेल्फ पे अलाउ होता है, ठीक है। सेल्फ के लिए हम संयम यूज करते हैं, खुद के लिए। दूसरी साइड हमारा आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जानते ही होंगे, हिंदी टर्म है, इसका जनरल देखें तो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ से हमारा स्वास्थ्य को रिलेट कर रहा है। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है, यहाँ बताया गया है कि जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य हमारा ये नहीं कि फिजिकली फिट बस रहें, स्वास्थ्य हमारा मेंटली फिट हो सकता है। मान लीजिए हम फिजिकल फिट है, एकदम अच्छे हैं, सब हमारा ऑर्गन, हमारा डाइजेशन, हमारा यूरिनेशन सब हमारा अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमारा मेंटल इशू है, मतलब हम चिंतित रहते हैं या डिप्रेस रहते हैं, हम डिप्रेशन पे जी रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए एक समस्या वाली बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हमारा दोनों चीज़ होता है, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस इज वेल्थ, ठीक है। वेल्थ मतलब बता रहा है कि जो स्वास्थ्य का धन है, तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस दोनों है, ये देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बताना व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड देयर प्रायोरिटी, ठीक है। तो
आदमी की और उनकी प्रायोरिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ये इसको बता दें, मतलब आदमी का जीवन यापन करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है तो बताना है। द अरेंजमेंट ऑफ प्रायोरिटी बेस जो मुख्य होते हैं ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड दैट अपेयर टू हैव द बेस्ट फिट विथ आवर पीपल एक्चुअली बिहेव इज एज फॉलोज। ठीक है, जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, वैसे तो देखें तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन देखें तो यहाँ पे होता है रोटी, ब्रेड, कपड़ा, क्लाथेस, मकान, होम और अच्छी एयर और अच्छा वातावरण। ठीक है, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन और भी कुछ हम देख रहे हैं जो कि हम इसको पढ़ रहे हैं डीप में, तो यहाँ पे और भी बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फिजिकल नीड तो हमने बता ही दी अभी। दूसरा नीड होता है लव। ठीक है, मानव को क्या चाहिए, मेंटल प्रॉस्पेरिटी के लिए, मेंटल हैप्पीनेस के लिए हमें क्या चाहिए, लव चाहिए। ठीक है, फैमिली चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए। और क्या चाहता है आदमी, इक्वलिटी चाहता है। ये नहीं कि कोई आदमी क्या किसी आदमी से डिफ्रेंशिएट चाहता है, मतलब कोई बहुत सम्मान पे बैठा है यहाँ पे, कोई बहुत अपमान पे बैठा है, ये नहीं चाहता। वो एकदम इक्वलिटी चाहता है कि जहाँ पे दूसरा आदमी वहीं पे मैं भी रहूँ। ठीक है, मतलब हमेशा इक्वल होना चाहता है। ठीक है, जैसे आपका कुछ एम होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपका एम है कि हम भी कोई बड़ा आदमी बने, तो बड़े लोगों के साथ रहें, तो यही इक्वलिटी चाहता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। चौथा हमारा है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ठीक, और अपनी सुरक्षा चाहता है, प्रोटेक्शन चाहता है, कोई भी आदमी होता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा रोल है, इक्वलिटी और सेफ्टी प्रोटेक्शन अलग, ये और बेसिक वो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 14th या 14 क्वेश्चन है, क्या है, लिस्ट ऑफ द बेसिक गाइडलाइन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन के लिए बेसिक गाइडलाइन क्या है। ठीक है, अगर हम किसी एजुकेशन का, किसी शिक्षा का चुनाव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बी फार्मा, MBBS या B.Tech कोई भी शिक्षा का चुनाव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या बेसिक गाइडलाइन क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। तो इन ऑर्डर टू qualify for any concern of value education the following guideline of for the content course important। ठीक है, अगर हम कंटेंट फॉर बेसिक एजुकेशन देखें कि कौन कौन सी गाइडलाइन हमको पालन करना चाहिए, तो हमको ऐसी शिक्षा में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसी शिक्षा गेन करनी चाहिए जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो, ना किसी जाति पंथ या किसी हमारे जेंडर या मेल फीमेल ये वाला सिस्टम ना हो, सबके लिए यूनिवर्सल हो। दूसरा रिटेशनल हो, मतलब ये किसी अंधविश्वास से फ्री हो, कोई भी अंधविश्वास वाली पढ़ाई हमारी ना हो। ठीक, और तीसरा नेचुरल हो और वेरीफिएबल हो, मतलब हम जैसे हमारे नेचर से कोरिलेट करती रहे और हमारे जो चारों ओर नेचर है उससे कोरिलेट करती रहे, मतलब नेचुरल हो और वेरीफिएबल हो, उसको सत्यापन भी कर सकते, जो हम पढ़ रहे हैं उसको वेरीफाई भी कर लें, ये होता है। और चौथा क्या है, ऑल इनकम्पासिंग हो। ऑल इनकम्पासिंग मतलब सबके लिए बराबर रहे। ठीक है, यहाँ पे 4 लेवल देख लिए, यूनिवर्सल और रिटेशनल, नेचुरल और ऑल कंपासिंग, ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया 14 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। जो 15 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिफरेंट बिटवीन टू दीज टू नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे नेचुरल एक्सेप्टेंस और कॉम्पिटेंस में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग नेचुरली, मतलब जो हमको नेचुरली एक्सेप्ट हो जाए, जैसे हमारा कोई हमें कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, हमें कोई हैप्पीनेस दे रहा है, तो हमारा नेचर ये है कि हमको रिस्पेक्ट मिले, हमको हैप्पीनेस मिले। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल वो होता है जो हमको बिना किसी रिक्वायर्ड के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट रहे, वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। दूसरा कॉम्पिटेंस क्या होता है, कॉम्पिटेंस मतलब एक टाइप से एक कॉम्पिटिट करने की एबिलिटी होती है, मतलब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कॉम्पिटेंस इज एबिलिटी टू फुलफिल एस्पायरेशन, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर कितना क्षमता है। बोले इनका हिंदी अगर देखें तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, हमारी क्षमता क्या है अपने गोल को या अपने इंटेंशन को गेन करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, वो हमारा होता है कॉम्पिटेंस। जैसे हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे जितना अच्छा हमारा सेल्फ मैनेजमेंट होगा उतना ज़्यादा हम कॉम्पिटेंस कर सकते हैं अपने डिजायर को अचीव करने में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कह रहा है डिफरेंट बिटवीन केयर एंड गाइडेंस। केयर और गाइडेंस में क्या अंतर है, केयर अभी हम पिछले उसमें देखे थे क्वेश्चन में। केयर मतलब जो हमारी फैमिली लोग करती है, जैसे फीलिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है टूवर्ड द बॉडी ऑफ माई रिलेटिव, जैसे मेरी हमारे रिलेटिव जैसे फैमिली है, तो फैमिली की हमारे बॉडी के प्रति एक वो है प्रोटेक्शन वाली, कि बच्चा हमारा खुश रहे और हेल्दी रहे, तो हमारी वो केयर कर रहे हैं, और हमारी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें तो हमारी वो केयर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें फीलिंग गाइडेंस क्या है, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव, और जो रिलेटिव होते हैं अगर वो कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, जैसे वो कह रहे वो हमारी फिजिकल थिंग को मैनेज कर सकते हैं, हमको कपड़ा दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं और बढ़िया अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और सब फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन गाइडेंस क्या होता है कि वो कहेंगे बेटा पढ़ो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो गाइडेंस यहाँ पे ये रोल होता है। ठीक है,
जो हमको फैमिली से मिलता है या हमारे टीचर से मिलता है वो हमें गाइडेंस होता है। दूसरा एक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दो दो बार डिस्कस कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर, ये क्या है, न्यूट्रिटिंग एंड प्रोटेक्शन बॉडी, मतलब वही चीज़ बताया गया है कि जो फैमिली होती है हमको अच्छा प्रोटेक्शन, अच्छा कमिटमेंट, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और दूसरी तरफ अगर गाइडेंस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग द सेल्फ एंड रिलेटिव ऑफ माई रिलेटिव। तो अगर गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस क्या है, एक जिम्मेदारी है, किसके बीच जिम्मेदारी है, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के बीच हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम गाइडेंस कह देंगे। ठीक, वो हमें गाइडेंस मिलता है जो पेरेंट्स हमको देते हैं अच्छा से, और पेरेंट्स से अच्छा गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है या 17 है, उसमें क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, प्रोफेशनल इथिक्स में क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं प्रॉपर। तो प्रोफेशनल इथिकल कॉम्पिटेंस reside in human quits for knowledge and action that define right and wrong behavior। जो हमारा इथिकल प्रोफेशनल इथिक्स होता है हमारा, तो उसमें जो कॉम्पिटेंस का क्या रोल होता है, वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, हमारी क्षमता का क्या रोल होता है प्रोफेशनल एथिक्स में, कि जितना ज़्यादा हम अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, तो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर जितना ज़्यादा हम अच्छा मैनेजमेंट करेंगे उसका, वही हमारा कॉम्पिटेंट होता है। ठीक, समझ गए होंगे। और देखते हैं, टच स्टोन ऑफ इथिक्स, मतलब इथिक्स से हमारा कॉम्पिटेंस डिसाइड करता है। अगर हम अच्छे इथिक्स से, अच्छे नियम कानून से अच्छा मैनेजमेंट कर ले रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटेंस वो होता है। ठीक, thus ethically competent person is one who thought innate learned behavior and can डिस्कस बिटवीन राइट और रॉन्ग। मतलब कॉम्पिटेंस का यहाँ बताया गया है, अगर उसको प्रोफेशनल एथिक्स का नॉलेज है, मतलब जिस प्रोफेशन में है उसमें क्या नियम कानून होते हैं उसका सब कुछ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पूरा नॉलेज है, तो यहाँ पे अच्छा कॉम्पिटेंस या अच्छा डिसीजन ले सकता है राइट एंड रॉन्ग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, और डिस्कस इन डिटेल विथ यूनिवर्सल एस्पेक्ट। यूनिवर्सल एक्सेप्ट में बताइए या यूनिवर्सली बताइए कि ह्यूमन क्या है, उसको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो बताना यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग इज ए बायोसोशल, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक बायोसोशल बीइंग है, रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ह्यूमन जो है हमेशा ग्रो ही कर रहा है, पहले यहाँ जंगल रिटायर रहता था, फिर इधर घर बनाया, इधर बनाया, मतलब हमेशा उसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो ह्यूमन क्या है, परमानेंट ग्रोथ करता रहता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म on earth subject of labor of the social form life communication and consciousness। अगर हम कई लेवल में देखें, अगर कॉन्शियसनेस में देखें तो हमारा ह्यूमन की कॉन्शियसनेस होती है। कम्युनिकेशन के देखें तो ह्यूमन से अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, जानवर में जैसे एनिमल्स में कम्युनिकेशन नहीं होता है। और लेबर मतलब काम करने में देखें तो हमारे ह्यूमन से ज़्यादा काम नेचर में कोई नहीं कर सकता है, बल्कि ह्यूमन एनिमल से काम निकलवा लेता है। जैसे हमारा घोड़ा वगैरह हो गया, वो सब ह्यूमन ही उसको काम निकलवा रहा है उससे। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन हो गया, डिस्कस में कर लिया। यूनिवर्सल ह्यूमन क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म याद रखना है कि बायो सोशल होता है। ठीक है, जो परमानेंट डेवलपमेंट करता है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, हम लास्ट वीडियो की तरफ समझ रहे हैं, अभी पहुँच रहे हैं। तो हाउ कैन यू मेंटेन हारमोनी इन रिलेशनशिप, हम किसी भी रिलेशनशिप में हारमोनी को कैसे मेंटेन करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है। तो यहाँ पे है, टू मेंटेन हारमोनी इन रिलेशनशिप वी शुड मेक ट्रूथ, लव, नॉन वायलेंस, हॉनेस्टी, राइटियस कंडक्ट, गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में अगर हमको हारमोनी या हमको उस रिलेशनशिप में आने वाली सभी ज़रूरतों को पूरा करना है या हमें उस रिलेशनशिप में खुशी प्रदान करनी है, तो हमको ये फॉलोइंग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं, ट्रूथ, अपने रिलेशनशिप में ट्रूथ रखना चाहिए, लव रखना चाहिए, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा होना चाहिए, मतलब उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, जो काम करे सब एकदम बतास करें, राइटियस कंडक्ट अच्छा आचरण रखना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन और उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, नहीं कि अनबिहेवियर से उससे बात करें, अच्छा बिहेव करके उनसे बात करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता दिया कि हाउ कैन यू मेंटेन हारमोनी इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी, ये पिछले साल आया था, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय द टर्म स्वत्व, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। ठीक है, 3 टर्म दे दिए गए हैं, अक्सर दे दी जाता है 2 नंबर पे, कोई टर्म दे जाएंगे, उनको शॉर्ट में बता देना है कि ये क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं स्वत्व की। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ और ऑनशिप, मतलब जो हमारे लिए और हमारी
हिसाब से जो सही है वो हमारा होता है सत्व, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंट ऑफ हार्मोनी, ठीक है, जो हमारे लिए सही है, और नेचुरल एक्सेप्टेबल वो हमारे लिए सत्य हो गया, ठीक। सत्य को डिफाइन कर लिए। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। हिंदी टर्म दे देगा कि बोलेगा स्वतंत्रता को डिफाइन करो। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता मीन्स सम सिचुएशन दैट है फ्रीडम, जिसमें फ्रीडम मिलता है हमको, और एक अथॉरिटी मिलती है डिसाइड करने की। मतलब हमें कुछ भी अपने हिसाब से सोचने की स्वतंत्रता मिल जाती है, वो हमारी वह तो है फ्रीडम या स्वतंत्रता, उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक। स्वराज्य, स्वराज्य क्या होता है? स्वराज्य मतलब, स्वराज कैन मीन जनरली सेल्फ गवर्नेंस, मतलब स्वराज मतलब अपना राज है कि हाँ, ठीक है। अपना राज मतलब जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत में किसका राज्य है? जो भारत की गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट कौन बनाता है? हमारा ये जो लोग होता है, मतलब लोग होते हैं, जन से ही हमारा, मतगणना से हमारा जो मत दिए जाते हैं लोगों के प्रति, लोगों द्वारा, उससे हमारी गवर्नमेंट बनती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे है, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वराज चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी वही हमारी इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये स्वराज्य का डेफिनेशन एग्जाम्पल हो गया ये। तो यहाँ पे हमने देखा 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपको शॉर्ट आंसर में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ में लॉन्ग आंसर में भी आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें उसको रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू।